बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। एक तरफ पाकिस्तान में पीडीएम की मूवमेंट में कितना दम रह गया है, क्या उनका मोमेंटम कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ये बहस अपनी जगह पर जारी है। 31 जनवरी का कहा गया था कि हुकूमत को घर भेज देंगे और खान साहब को इस्तीफ़े के लिए मजबूर कर देंगे। आज हमने देखा हुकूमती वुज़रा पीडीएम को ताने मार रहे थे, सवाल से कि 31 जनवरी तो आ गया लेकिन कोई इस्तीफ़ा नहीं आया। आखिर पीडीएम ने जो अपने मुतालबात सामने रखे थे, जो अपने अहदाफ सामने रखे थे, उसमें कन्फ्यूजन का शिकार वो जमातें क्यों हो गई हैं, ये तो एक बहस चल ही रही है। दूसरी जानिब हुकूमत ये दावा कर रही है कि महंगाई की शरह जो कि 5.7% है, ये उस शरह पे आ गई है जब हुकूमत ने चार्ज लिया था पीटीआई ने, तो उस वक्त जो उससे ज़्यादा शरह थी और आज ये कम शरह है। तो खान साहब अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से और मुआशी अहदाफ के हवाले से हमें बहुत पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में एक अहम जो पेशरफ्त है वो सेनेट इलेक्शंस के हवाले से खान साहब ने अपने तमाम एमएनएस को 50 करोड़ के तरक्याती फ़ंड्स दिए हैं। और माजी में वो कहते थे कि एमएनएस का काम लेजिस्लेशन करना है, तरक्याती मंसूबों को चलाना उनका काम नहीं है। तो वो अपने मौक़िफ़ से क्यों हटे? क्या सेनेट इलेक्शन के लिए ये पैसा चल रहा है क्योंकि अपोजिशन को ऐसा लग रहा है? दूसरी जानब अपोजिशन ये भी इल्ज़ाम लगा रही है कि उनके लोगों को डराया जा रहा है, जबकि खान साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारियां हो रही हैं और सियासी जमातें पैसे इकट्ठे कर रही हैं ताकि वो उनके लोगों को ख़रीद सकें। तो पाकिस्तान की सियासत में जो पैसे का, ताकत का अमल दखल है वो कितना अहम है? तजावज़ात के लिए कुछ कार्रवाइयाँ हुई लाहौर में और सियालकोट में भी आज एक कार्रवाई हुई जिसके ऊपर कह रही है पीडीएम की बड़ी जो जमात है नून लीग कि ये कार्रवाइयाँ भी उनके लोगों को डराने के लिए और धमकाने के लिए की जा रही हैं। तो इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान की जमहूरियत कहाँ खड़ी है? जब भी ऐसे किसी तसादुम की बात आती है तो लोग कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत ख़तरे में है। पीडीएम भी ये कह रही है कि हम जमहूरियत की बहाली के लिए तहरीक चला रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में कुछ इन्हीं इश्यूज़ पे बात करेंगे कि पाकिस्तान की जमहूरियत को तरक्की करने के लिए क्या लवाजमात की ज़रूरत है, कहाँ पे कमज़ोरियाँ हैं, सियासी जमातों के अंदर कितनी जमहूरियत है और फिर हमारा गवर्नेंस का मॉडल कितना कामयाब है। मेरे साथ एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ पैनल मौजूद है जी। सबसे पहले आपका तारुफ़ करा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब जो कि सरबराह हैं पिलडाट के। मुर्तज़ा सुलंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। और हमारे साथ मौजूद हैं माजिद सिद्दीकी साहब, अनदर रिनाउंड जर्नलिस्ट और कॉलम निगार। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी। मुंतखब हुकूमतें अपने दौरे हुकूमत मुकम्मल करें, अपना टेन्योर पूरा करती रहें तो जमहूरियत मजबूत होगी। आज एक तहरीक चल रही है जो ये कहती है कि नहीं, हुकूमत को घर जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अब इस सारे मसले में आपको क्या लगता है कि हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन भी है? बहुत शुक्रिया तंजीला। देखें, जमहूरियत के बारे में कोई बहुत लगी बंदी सी डेफिनेशन और उसको नापने के कोई लगे बंदे से असूल ऐसे नहीं हैं। हर माशरा अपने ज़रूरियात और अपने हालात के मुताबिक कुछ उसके पैमाने वज़ा करता है। लेकिन दो बातें बड़ी आम हैं। एक बात तो ये है कि वो जमहूरियत जिसमें लोगों के बुनियादी हकूक़ महफूज हों, उनको आज़ादियाँ मुयस्सर हों, और दूसरी बात यह है कि वो लोगों की तरक्की के लिए, लोगों की फलाह के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए कोई काम कर सके। ये दोनों चीज़ें मौजूद हों तो जमहूरियत कामयाब समझी जाती है। उनमें से सिर्फ कोई एक चीज़ भी अगर कमज़ोर हो तो फिर कहा जाता है कि जमहूरियत कमज़ोर है। तो पाकिस्तान में जमहूरियत के मयार जो है वो यही दो हैं। माजी में हमने देखा है कि जमहूरियत 5 साल मुकम्मल भी किए और 5 साल मुकम्मल नहीं भी किए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम 5 साल मुकम्मल होने दें और वो मुकम्मल ऐसे हों कि उनमें मुदाखलत ना हो, तो फिर शायद हम जमहूरियत की मैच्योरिटी की जानिब बढ़ेंगे और उसके नतीजे में जमहूरियत बेहतर होगी और तवाना होगी। लेकिन अगर 5 साल क्या 10 साल भी चलने दें, लेकिन उस 10 साल के दौरान मदाखलत होती रहे और जमहूरी तरीक़ों से मुंतखब लोगों को काम करने का मौका ना मिले, तो फिर वो 10 साल और 5 साल किसी काम के नहीं होते। फिर जमहूरियत तवाना नहीं होती, जमहूरियत आगे नहीं बढ़ती। तो ये मेरे ख्याल में बुनियादी शर्त पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में यह है कि यहाँ पे जो मुंतखब लोग हैं उनको काम करने का मौका दिया जाए
और उनको गलती करने का भी मौका दिया जाए अगर कोई गलती हो, और जहां निज़ाम में चेक्स एंड बैलेंसेस मौजूद होते हैं, अदलिया मौजूद होती है, अवाम मौजूद होते हैं, सिविल सोसाइटी मौजूद होती है, मीडिया मौजूद होता है, उन्हें भी अपना काम करने दिया जाए, ताकि अगर हुकूमत काम सही ना करे तो वो उनको चेक करें, उन पर तनकीद करें, उन पर सवाल उठाएं और उनको मजबूर करें कि वो ठीक रास्ते पर रहें। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के जमहूरियत को मुकम्मल करती हैं। कोई चीज़ें भी अगर पाबंदी का शिकार हो जाएं तो जमहूरियत फिर कमज़ोर भी हो जाती है और बाज़ औक़ात पे बाकी भी नहीं रहती। ठीक हो गया। सुलंगी साहब, आप यकीनन बिलाल साहब की बात में कुछ ऐड भी करना चाहेंगे, लेकिन इसी सारे मामले में एक एहतसाब का नैरेटिव भी है, एक ऐसा बयानिया है कि जिसने बहुत दहाइयों तक पाकिस्तान में ये बयानिया इसलिए मकबूल रहा है कि पाकिस्तान में अगर शफाफियत होगी एहतसाब के अमल में और एहतसाब होगा करप्ट लोगों का, बिलखुसूस सियासतदानों का, तो पाकिस्तान की गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी और ज़ाहिर है गवर्नेंस बेहतर होगी तो फिर जो लोगों के मसाइल हैं वो भी हल होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें किसी एक ख़ास बेहतर अंदाज में सिंक्रोनाइज हैं या नहीं हैं? मैं आपकी आखिरी बात से अगर शुरू करूं, जी जी। अगर एहतसाब की चक्की और उसके पहिए की रफ्तार को अगर देखें तो मेरे ख्याल में जिस रफ्तार से एहतसाब का पहिया पिछले 2.5 साल में चला है, वो जो हालिया हमारी तारीख है उसमें अगर कोई मिसाल हमें मिलेगी तो वो सिर्फ 90 की दिहाई में मिलेगी। तो उस हिसाब से जिस रफ्तार से ये पहिया चला है, उस हिसाब से तो फिर एहतसाब शानदार होना चाहिए था पिछले 2.5 साल में और करप्शन खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसमें 2.5 साल में 2 साल में कोई 7 पॉइंट्स पाकिस्तान और मजीद नीचे गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितना तेजी से एहतसाब का पहिया चला है, करप्शन इतनी बड़ी है। तो हमारी जो पाकिस्तान की जो तारीख है, चाहे वो 60 की दिहाई हो या ये जो अयूब के मार्शला से कुछ अर्सा पहले देखें, ये एब्डो, प्राडो और ये जितना भी हमारे यहाँ एहतसाब का चक्कर चला है, उसका मकसद एहतसाब कम और इंतकाम ज़्यादा रहा है और अपने जो मुखालफीन हैं उनको सियासी मैदान से हटाने के नाम को एहतसाब कहा गया है। तो अगर इसका नाम एहतसाब है तो वो तो यकीनन एहतसाब नहीं है। सही। हमारा जो जमहूरी अमल रहा है उसमें मेरे ख्याल में जो बाअख्तियार जमहूरियत है उसकी अगर कोई हालिया मिसाल है तो वो सबसे मजबूत जो हमारी सिविल मुंतखब जमहूरी हुकूमत रही है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी, जिसमें कम से कम मुदाखलत थी। उसके बाद जितनी मिसालें हैं उसमें जो गैर मुंतखब अफराद और इदारों की मुदाखलत सबसे ज़्यादा रही है। उन पार्लिमानों की जो कारकर्दगी है उसमें वो अवाम के लिए उन्होंने क्या कानून साजी की है उसके बारे में तो आपको अहमद बिलाल महबूब साहब बताएंगे, लेकिन कानून साजी के हवाले से तो जो अशरा है 2008 से 18 का, वो सबसे अच्छा रहा है कि उन्होंने आइन के अंदर जितनी भी बिगाड़ थी उसको दुरुस्त किया। सही। लेकिन अवाम के लिए जो सहूलियात हैं, अवाम की जो मुश्किलात हैं उनको कम करने और जो इदारा जाती इस्लाहात है उसमें कोई बहुत ज्यादा पेशरफ्त नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, मैं इस तो नुक्ते हमारी जो जमहूरियत जी, मैं इस नुक्ते को जरा आगे बढ़ाना चाहूंगी। आपने कहा इदारा जाती इस्लाहात, जिसका वादा सारी हुकूमतें करती रही है, इमरान खान साहब ने भी रिफॉर्म्स का वादा किया था, माजिद सिद्दीकी साहब, जो हमारा गवर्नेंस का मॉडल है हम उसमें देखिए जो बहस है वो ज़्यादातर हम हुकूमतों की परफॉर्मेंस के ऊपर तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे इदारे कितने मजबूत हुए हैं या वो बहुत अबतर हालत में चले गए हैं, इसके ऊपर कभी भी हमने हुकूमतों को संजीदगी से काम करते हुए नहीं देखा। आज आपको लगता है कि खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पे काम कर रहा हूँ, अभी मैं मुश्किल फ़ैसलों में से ही 2.5 साल से गुजर रहा हूँ, कहीं आपको लगता है कि वो इदारा जाती इस्लाहात कहीं छुप छुपा के से ही हो रही हैं? तंजीला, बहुत बहुत शुक्रिया। आमतौर पे जमहूरियत के इस्तेहकाम या
जमहूरियत के हवाले से एक जुमला जो सुनने को मिलता है वो ये है कि पाकिस्तान को चूंकि बाय द बुक नहीं चलाया जा रहा, आइन के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा, और कुछ इदारे हैं जो अपना रियासत से बढ़कर जो है वो ताकतवर हो गए, उस वजह से जमहूरियत जो है कमजोर हो गई है। लेकिन ये डिबेट का एक, मेरी नुक्ता नज़र में ये डिबेट का एक रुख जरूर है, लेकिन इसके अलावा भी एक नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान के जो जमहूरियत पसंद हैं या पाकिस्तान की जो जमहूरी पार्टीज हैं, सवाल ये है कि क्या उनमें वो जमहूरी रवैये पाए जाते हैं, क्या वो पाकिस्तान को एक जमहूरी मुआशरा देने के लिए विलिंग हैं, क्या वो ये चाहते हैं कि उनकी जमातों के अंदर भी इस तरह के जमहूरी अक़दार जो है वो पनपें। तो जवाब आपको इसका नहीं मिलेगा। एक आम जुमला जो कहा जाता है कि जी गुड गवर्नेंस इज अ प्रीडिक्विजिट फॉर बेटर डेमोक्रेसी। गुड गवर्नेंस कहाँ है, आप मुझे बताइए। मैं सिंध में यहाँ एज अ जर्नलिस्ट मैं यहाँ पे काम भी करता हूँ, रहता भी हूँ। 13 साल से मुस्तकिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार यहाँ पे हुकूमत कर रही है, और इन 13 सालों में आप यकीन करिए पूरे गवर्नेंस का स्ट्रक्चर का बट्ठा बिठा दिया गया है। गवर्नेंस इतनी बुरी गवर्नेंस है कि पूरा सूबा एक तारीखी जो है एक सूबा, उसके जो पूरा सोशल और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो गया है। तो सवाल यह है कि जब डेमोक्रेट्स अपनी जो ज़रूरियात हैं यानी जमहूरियत को मजबूत करने के हवाले से उनका जो किरदार बनता है वो किरदार अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो किरदार कैसे अदा होगा जब एक जमात जो अवाम का वोट लेकर, अवाम का मैंडेट लेकर, अवाम का एतमाद लेकर इक़्तिदार में आती है, तो उसका मेन जो गोल क्या होना चाहिए? उसका मेन गोल यही होना चाहिए कि उनको बदले में अवाम की खिदमत करनी चाहिए। जी ठीक है माजिद साहब, आपने अच्छा किया कि आपने इन्हीं लवाजमात की तरफ इशारा किया जो मैं अगले सवाल मैं यही पूछना चाह रही थी कि क्या जमहूरी अक़दार हमें जो सियासी जमातें उनके अंदर भी नज़र आती हैं या हमें कौमी सतह पर कुछ और नैरेटिव नज़र आता है, और जब आप उसको नैरो डाउन करते हैं तो पाकिस्तान में सियासी जमातों के मसाइल कुछ और हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जी तो इसी हवाले से अहमद बिलाल महबूब साहब से पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने और उनके इदारे ने बहुत काम किया इस हवाले से। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाते हुए अहमद बिलाल महबूब साहब, आपने माजिद सिद्दीकी साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा जी कि जमहूरियत पसंद जो कुव्वतें हैं जो कौमी सतह पर तो जमहूरियत के नारे लगाती हैं, लेकिन अगर आप उनकी अपनी जमातों में देखें तो वहाँ पे जमहूरियत का वो फुकदान हमें नज़र आता है जमहूरी अक़दार का। तो आपको लगता है कि लवाजमात जो होने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो उसमें जो सियासी जमातें हैं और सियासी निज़ाम है वो उसकी बैकबोन है, और आप उस सियासी निज़ाम की तरफ ही देखेंगे कि उसमें कितनी सकत है कि वो ये नारे भी लगा सके और वो ये दावे भी कर सके और आवाम से वादे भी कर सके कि ये जमहूरियत आवाम के लिए कुछ करेगी। देखिए, जमहूरियत जो है ये तो इवॉल्व करती है वक्त के साथ। ऐसा नहीं होता कि आप के मुल्क में भी जमहूरियत हो, सियासी जमातों में भी जमहूरियत हो और सब लोग मुतमईन हों। जिन मुल्कों में जमहूरियत एक तवील अरसे से चल रही है और उन्हें अमूमन डेवलप्ड सोसाइटीज़ या डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ कहते हैं, वहाँ पे भी लोगों की एक बड़ी तादाद जमहूरियत से नाखुश है, उसके मायार से नाखुश है, और वो समझती है कि यह हमारे मसाइल को हल नहीं कर सकती। स्केप्टिसिज्म है बहुत सा, शकूक व शुबहात हैं। यूरोप में भी पाए जाते हैं, अमेरिका में भी पाए जाते हैं, मुख्तलिफ जमहूरियतों के अंदर। तो वो बड़ी फितरी सी बात है, क्योंकि जब कोई जमहूरियत में कोई ऐसा शख्स मुंतखब होकर आ जाता है जो लोगों की उमंगों और आरजुओं के मुताबिक ना हो, तो फिर उसके ऊपर तनकीद करते हुए जमहूरियत पे भी तनकीद की जाती है। और इसी तरह जब कोई हुकूमत डिलीवर ना कर सके, लोगों के मसाइल हल ना कर सके, तो उसका इल्ज़ाम भी उस हुकूमत के साथ साथ उस निज़ाम को और जमहूरियत को भी ब्लेम किया जाता है। पिछले कुछ सालों में 2-3 दिहाइयों में इस आवाज़ में बहुत इजाफा हुआ है, ख़ास तौर पर उस मिसाल के बाद जब वो देखते हैं कि चीन के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जिसने
गुर्बत को ख़त्म कर दिया है, तरक्की की रफ्तार को तेज़ कर दिया है, वहाँ के अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद कर दिया है, वहाँ पे तो कोई जमहूरियत नहीं है। तो मगरिब में भी ये सवाल उठाया जाता है कि क्या वाकई जमहूरियत इस बात का सवाल का जवाब है। तो ये बातें तो अपनी जगह ठीक है, ये सवाल किए जाते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप इस जमहूरियत को अगर चलने देंगे और इसको इजाज़त देंगे कि ये खुद से ग्रो करे और कुछ सालों के बाद आप इसका पौधा जड़ से उखाड़ के न देखें कि कितनी जमहूरियत उगी है और कितनी बाकी है, तो फिर जमहूरियत शायद एक दरख्त बन जाएगा। अच्छा, गवर्नेंस का भी मुझे होगा। गवर्नेंस का भी बताइए जल्दी से, फिर मैं आगे इसी बात को बढ़ाऊंगी कि आपके ख्याल में हमारा जो गवर्नेंस मॉडल है या जो हमारी परसेप्शन है कि गवर्नेंस क्या होनी चाहिए, हुकूमतें उसके ऊपर कोई सोच विचार करती हैं वाकई? उनके हाँ ये बात भी है, या वो सिर्फ सियासी नारेबाजी में ही इसका जिक्र आता है? देखिए, गवर्नेंस की एक तो वो तारीफ है जो हम आप जो प्रोफेशनल लोग करते हैं और उसे नापते हैं और शायद वो मुनासिब भी है, लेकिन गवर्नेंस का एक परसेप्शन अवाम के अंदर होता है। जिन्होंने वोट देने होते हैं वो ये तय करते हैं कि गवर्नेंस आपकी अच्छी है या आपकी नहीं है। हम देखते हैं कि बाज़-औक़ात हमारे सर्वे और हमारी एक्सपर्ट ओपिनियंस जो है वो ये कह रही होती है कि गवर्नेंस अच्छी नहीं है, लेकिन लोग उन्हें वोट देते हैं। तो हम किस बात को सही माने? मेरे ख्याल में जमहूरियत में अवाम ही की बात को सही माना जाएगा, और अगर गवर्नेंस उनको डिलीवर नहीं कर रही होगी तो अवाम ही फिर उनको उठाएंगे और उनको हटाएंगे। लेकिन ये बात सही है कि आप लोगों को ज़बरदस्ती उनके ऊपर कोई जमहूरियत का मॉडल ठोस नहीं सकते हैं। लोगों को खुद ये बात तय करनी है और पसंद करनी है। सही। मुर्जा सुलंगी साहब, हम इस सारे सिनेरियो में अब कुछ करंट सिचुएशन को भी लेके आते हैं। खान साहब कहते थे कि जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, जो लेजिस्लेचर का हिस्सा हैं, उनका काम लेजिस्लेशन करना है। अभी उन्होंने 50-50 करोड़ के फंड दिए और यूँ लगता है कि जब तक आप ये जो बोरियों के मुंह हैं पैसों से भरी हुई, उनके मुंह नहीं खोलेंगे, तब तक आप लोगों का जो उनकी जमहूरियत पसंदी है या उनका जो पार्टी के साथ एफिलिएशन है या जो उनके सियासी नज़रियात हैं वो आप रख नहीं सकेंगे अपने साथ। तो आपको लगता है कि ये किस चीज़ की अक्कासी करता है? क्योंकि खान साहब तो कई मौके पे ये कह चुके जब वो हुकूमत में नहीं थे कि इनका काम तो सिर्फ कानून साजी करना है, पॉलिसियाँ बनाना है, मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है, वो रोड मैप बनाना है, नाले बनाना, सड़कें बनाना इनका काम नहीं है। जहाँ तक खान साहब की बातों का ताल्लुक है तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिस पर उन्होंने यू टर्न नहीं लिया। मतलब कोई एक बात कर लें। वो जब पंजाब में उनको हुकूमत मिली या पंजाब में हुकूमत बनाई, जैसे भी बनाई, बावजूद इस बात के कि उनके पास अक्सरियत नहीं थी पंजाब में, लेकिन जो जिसको पोस्ट पोल रिगिंग कहते हैं, जिस तरीके से ये हुकूमत बनी पंजाब के अंदर, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी वो खैबर पख्तूनख्वा में जो उन्होंने अजीम जो पुलिस की इस्लाहात किए थे वो जो है वो यहाँ पर होंगे। वो नासिर दुरानी साहब आए तो उसके बाद आपने देखा कि पंजाब पुलिस के अंदर क्या हुआ। तो ये जो अभी उन्होंने 50-50 करोड़ रुपए अरकान असेंबली को देने की बात की है, उससे पहले वो इसके बारे में क्या कहते रहे वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है जी। तो बात यह है कि जहां तक इदारा जाती इस्लाहात की अभी आप बात कर रही थी, तो डॉक्टर इशरत हुसैन साहब जो है वो जो माहिर मईशत भी हैं और स्टेट बैंक के साबिक गवर्नर भी हैं, तो 2.5 साल तो हो गए हैं, तो वो कौन सी इस्लाहात अब तक आई हैं? जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी की रिशफल हुई है, वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि किस तरह से वो उनके बहनोई का प्लाट का कब्जा छुड़वाने के लिए उनको क्या करना पड़ा। तो बात यह है कि वो तो एक जो रिवायती एक सियासतदान होते हैं जिसका काम जो है वो किसी न किसी तरह से हुकूमत चलाना होता है, वो वजीर आज़म जो कि अपने सियासी मुखालिफ के घरों के ढाए जाने पे अपने वजीर आला को मुबारकबाद दे रहे हों,
और अपने उन अफराद को जिहादी कह रहे हों जिनका काम सिवाय लान तान के और कुछ नहीं होता, तो मैं अब आपको क्या कहूं कि किस तरह की गवर्नेंस हुई है। अभी जैसे माजिद साहब बता रहे थे सिंध के हवाले से कि वहां पर भी उनको शिकायत है, मुझे शिकायत अगर है तो वो इस हवाले से है कि लोकल बॉडीज का जो सिस्टम है उसको जिस तरह से बेहतर होना चाहिए था उसमें बहुत सारे मसाइल होंगे सिंध में, लेकिन उसके अलावा कानून साजी के हवाले से वहां पर और क्या गवर्नेंस के मसाइल हैं और वो किस तरह से पंजाब और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से बदतर हैं, और अगर हैं तो क्या वजह है कि 12-13 साल से वही जमात जो है वो लोग उसको इलेक्ट कर रहे हैं, वो मैं खुद समझना चाहूँगा। ठीक है माजिद साहब, कुछ आप सोलंकी साहब की बात का जवाब भी दीजिए, और लेकिन मेरा आपसे सवाल भी ये है कि सोलंकी साहब ने जैसे कहा कि खान साहब जो है वो रवायती सियासतदान बन गए, मैं इसको एक और नज़र से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे निज़ाम में एक गैर रवायती सियासी कुव्वत के लिए जगह नहीं है, क्योंकि निज़ाम तो वही है, अफसरशाही भी वही है, ब्यूरोक्रेसी भी वही है, इलेक्टेबल्स भी वही हैं जो खान साहब को लेने पड़े, मजबूरन लेने पड़े, शौक़ से लेने पड़े, लेकिन उनकी जमात उन्हीं की वजह से कामयाब हुई है। तो आपको लगता है कि हमारे निज़ाम में गैर रवायती सियासत की जगह नहीं है? तंजीला, बात यह है कि जो एक तो होती है किताबी बातें और एक होती है ग्राउंड की सूरत हाल। इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने से पहले बहुत ही यूरोपियन अप्रोच उनकी थी और वो हर हवाले से एक ख्वाब किसी कैफियत बनाए बैठे थे। लोगों को कहा कि मेरे आते ही जो है पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे और पता नहीं क्या क्या वादे हुए, लेकिन जब वो ग्राउंड पे आए तो उन्हें आइडिया हो गया है कि पाकिस्तान की जो सियासत है, जो 72 सालों से यहाँ पे 73 सालों से सियासत हो रही है, उसकी अपनी जरूरियात हैं। तो उन जरूरियात के तहत शायद तब्दील पॉलिसी करके, अब जो पहले कहा गया था कि जी हम अपने जो नुमाइंदगान हैं उनको रास्ते और स्कूल और नालियां बनाने के लिए पैसे नहीं देंगे, उनसे सिर्फ कानून साजी का जो है वो काम लिया जाएगा, तो अब उन्हें आइडिया हो गया कि नहीं, ग्राउंड पे सरवाइव करने के लिए और अपनी पार्टी को और अपने मामलात को चलाने के लिए उनको बहरहाल पैसे और वही मामलात देने पड़ेंगे। तो अब उन्होंने यू टर्न ले लिया, और जैसा कि सोलंकी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की सरकार के 2.5 साल में इतने यू टर्न हो गए हैं कि अब तो उनकी हर बात जब वो जिस वक्त कर रहे होते हैं तो उस वक्त एक आम सी जो सोच है या जो लोग कहते हैं उसके जवाब में कि जी कल बस इसका उल्टा जवाब आने ही वाला है। तो ये तो इमरान साहब की जो मौजूदा सरकार की परफॉर्मेंस और उसका इमेज के हवाले से बात है। सोलंकी साहब ने जो सिंध के हवाले से जो बात की है, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ज़माने में पाकिस्तान की एक डेमोक्रेटिक फोर्स के तौर पे जो है वो एक तस्लीम शुदा फोर्स थी, और नो डाउट मोहतरमा के ज़माने में इस पार्टी ने अवाम के साथ अपना राब्ता बनाए रखा, और उसी वजह से जो भुट्टोस की जो इज्जत है वो आज तक पूरे पाकिस्तान में, वैसे तो जाहिर है वो एक अप्रिशिएटेड पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन सिंध में खुसूसी तौर पे उनसे मोहब्बत की जाती है। आप देखें सिंध एक बुनियादी तौर पे एक बहुत ही रिवायती किस्म का मुआशरा है जहाँ सैयद फैमिलीज की बड़ी जो है वो इज्जत की जाती है, लेकिन जो सिंध है वहाँ पे मुर्शिदों का तकरीबन जो है वो लेवल जो है वो बन गया है भुट्टोस का। तो बात यह है कि उनके पार्टी पे गुज़िश्ता 13 बरस से बिला शिरकत कह रहे जो जनाब आसिफ अली जरदारी की क़ियादत में, बिलावल भुट्टो की जरदारी क़ियादत में जो हुकूमत चल रही है, उन्होंने गवर्नेंस का बट्ठा बिठा दिया। यहाँ पे करप्शन बेनता है, और उसके अलावा जो मामलात हैं वो रोजाना जिंदगी के वो भी डिस्टर्ब है। यानी आप अंदाजा लगाएं, मैं कराची शहर में रहता हूँ, ये मुल्क का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और 13 बरस में इस शहर को न कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ये सरकार दे पाई है, न कोई ट्रैफिक का निज़ाम दे पाई है, न कोई सड़कों का कोई निज़ाम दे पाई है। सफाई का जो हाल है वो कराची का नाम कचराची रख दिया गया है। तो बात यह है कि जब डेमोक्रेट जब अवाम से वादे करके इक़्तिदार में आते हैं तो उनको अवाम को ऑनर करना चाहिए। आप अगर अपने अकाउंट्स बनाते रहेंगे, अकाउंट्स भरते रहेंगे और सरकार को सिर्फ अपनी जो हुकूमत जो बनाते हैं उसको सिर्फ
अपनी ताकत कंसंट्रेट करने में अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर अवाम से आपका रिश्ता कट जाएगा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कट गया। आप देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे वफाक की पार्टी थी, अब सिर्फ सिंध तक महदूद हो गई। अब सिंध में भी जो लेकिन अभी तो वो सवाल किया, एक मिनट, अभी तो जिमनी इंतखाब में जीत गए दोबारा। सर तंजीरा, बात यह है कि पाकिस्तान में ये भी हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस के अपनी कुछ जरूरियात हैं, और जो जमात इक़्तिदार में होती है जहां भी, और जो जहां पे रूल कर रही होती है, वही अपना इलेक्शन वहां से जीत के आती है। ज़मीनी इलेक्शन जीत कर आना कोई बड़ी बात नहीं है इन हालात में। जब अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाना है माजिद साहब, आप अगले सेगमेंट में अपनी इस बात को भी पूरा कीजिएगा, और अगला सवाल भी आपसे ही मैं आगाज भी करूंगी। ब्रेक एक और ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। माजिद साहब, जो मेरा आखिरी सवाल है आप तीनों से ही, वो मैं आपसे ही शुरू करना चाहती हूँ, वो है पैसे का, और जो पैसे की वजह से असर रसूख है उसका हमारी सियासत के ऊपर इतना ज़्यादा जो एक इमेज बना हुआ है। अभी खान साहब कहते हैं बोलियां लग रही हैं, खान साहब कहते हैं मैं तरमीम करवाऊंगा और देखूंगा। कौम के सामने आना चाहिए कि अपोजिशन जो माजी में कहती थी कि हाँ हॉर्स ट्रेडिंग भी होती है और वोट बिकते हैं सेनेट के, तो पता चल जाएगा कि कौन करप्शन रोकना चाहता है, कौन नहीं रोकना चाहता। तो ये जो पैसे का है सारा मामला, ये कैसे इसने सारे सिस्टम को जकड़ा हुआ है आपके ख्याल में? माजिद साहब, पहले आप। देखिए, बात यह है कि यहाँ पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 3-3, 4-4 लाख वोटर्स की नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। एक पार्टी के जब उम्मीदवार को इलेक्टोरल प्रोसेस में वो जाता है तो उसे मालूम है कि यहाँ पे खर्चा करना पड़ता है, यानी पैसे की इन्वॉल्वमेंट इलेक्टोरल प्रोसेस में बहुत, यानी उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। तो वही आदमी जब इलेक्शन जीत के आता है, मुझे याद है कि जब 90s में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब हुकूमत थी, या उस जमाने में जो माहौल था वो ये था कि जब सेकंड टाइम जब मोहतरमा की गवर्नमेंट आई 94 में, तो उसको उसके MNAs और MPs ने कहा था कि जी जब आपने पिछली मरतबा हमें जरा पैसा कमाने का मौका नहीं दिया तो हमें नुकसान उठाना पड़ा, बिकॉज हमारा मुकाबला जो है वो एक ऐसी जमात से है जो सनतकारों पर मबनी है, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। आप अगर हमें पैसा कमाने नहीं देंगे सरकार में आने के बाद, ये अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, इन सनतकारों, नवाज शरीफ की जो पार्टी है, जो पैसे वाली पार्टी है, जो बहुत सारे सनतकार उसमें शामिल हैं, उससे कैसे मुकाबला किया जाएगा? ठीक है, आप कह रहे हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस की वजह से। सोलंकी साहब, आपका क्या ख्याल है? ये मैं जाहिर है हम सिंध की सिचुएशन के ऊपर अलग से एक प्रोग्राम भी कर सकते हैं, माजिद साहब को मैं दावत भी दे सकती हूँ, लेकिन अभी जो लार्जर पिक्चर है, जो सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो चीज़ सामने है, उस पर ज़रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए कि ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि लोगों का एतमाद उठ जाएगा पूरे प्रोसेस से कि ये हमारे नुमाइंदे हैं वाकई, या ये पैसे के नुमाइंदे हैं, ये पैसे की वजह से वाहनों में बैठे हुए। देखिए, हमारे मुल्क के मसाइल हैं जिसमें जो गैर मुंतखब अफराद और इदारों की जो मुदाखलत है वो तो है ही, लेकिन उसके बावजूद जो भी जैसी भी लूली लंगड़ी हमारी जमहूरियत है वो बुनियादी तौर पर अशराफिया की जमहूरियत है। न पार्टियों के अंदर जमहूरियत है, न उसका फाइनेंशियल मॉडल जो है उसमें आम मेंबर्स के चंदे और कंट्रीब्यूशन पर ये जमातें चलती हैं। ये जमातें जो रोसा हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके बल पर चलती हैं। जब तक कोई बुनियादी कैंपेन फाइनेंस रिफॉर्म्स नहीं करते और पार्टी के अंदर जो मेंबर्स हैं उनका अमल दखल नहीं बढ़ाते, यहाँ तक कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके अंदर भी बजाय जो पार्टी का जो सरबराह है वो एक वीटो पावर ले, उसकी बजाय जो जिस हल्के के पार्टी के मेंबर्स हैं उनको अख्तियार नहीं देते बाय वोटिंग, जैसे अमेरिका में प्राइमरीज होती हैं। जब तक आप बुनियादी इस्लाहात नहीं करते और जो बड़ा बड़ा जो खर्चा है मीडिया का, उसके अंदर भी
बहुत सारी मिसालें हैं, उस पर आप तब्दीलियां नहीं लाते कि एक आम आदमी, मिडिल क्लास का आदमी इलेक्शन में हिस्सा ले सके करोड़हार रुपए खर्च किए बगैर, तब तक आप अपनी जमहूरियत की जो की रुख जो है उसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक है अहमद बिलाल महबूब साहब, जो एक और वादा इमरान खान साहब का था वो वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने के हवाले से था, और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि मुझे कम से कम इस वादे पे पूरा यकीन था। मुझे लगता था कि खान साहब ने इतनी सेलिब्रेटेड ज़िंदगी गुजारी है कि कम से कम वो वीआईपी कल्चर तो सिरे से ख़त्म कर देंगे, लेकिन फिर वही इलेक्टेबल्स, फिर वही पैसे वाले लोग, फिर वही जिनके शुगर मिल्स हैं, ये सारा का सारा प्रोसेस अब फिल्टर कैसे होगा? बाहर के मुल्कों में वज़ीर आज़म रिज़ाइन करते हैं किसी इल्ज़ाम के ऊपर, या जो वो गलत इल्ज़ाम लगाते हैं और वो गलत साबित हो जिसके ऊपर तो वो साइकिल पे जा रहे होते हैं। और हमारे यहाँ आपने हालात देख ही लिए हैं कि कुत्ते भी गवर्नर के जो हैं वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के साथ कराची की सड़कों पर फिर रहे हैं। तो ये प्रोसेस कितना ख़तरनाक रहा है पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए? देखिए, वीआईपी कल्चर तो एक बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे पाकिस्तान में बहुत कुछ कहा जाता है, तनकीद की जाती है, लेकिन ये बहरहाल हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है। लोग इसको नापसंद भी करते हैं, लेकिन फिर उसे कबूल करते हैं कि ये नेसेसरी ईविल है। मेरे ख्याल ये सारी बातें वक्त के साथ होंगी। जब लोगों की तालीम बढ़ेगी, लोगों को अपने हकूक़ का एहसास होगा और उन्हें एहसास होगा कि लोग उनके हकूक़ पे डाका डाल रहे हैं वीआईपी बन के, तो फिर चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। लेकिन ये ग्रेजुअल होगा, ये फौरी तौर पे नहीं होगा। लोगों के अंदर ये एहसास तो पहले से ज़्यादा मौजूद है कि उन्हें वीआईपी कल्चर को, जिस तरह आपने कहा कि आपको इमरान खान साहब पे एतमाद था, तो इमरान खान साहब के पीछे इतनी बड़ी फॉलोइंग की एक बड़ी वजह ये भी थी कि लोग वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे और वो समझते थे कि वीआईपी कल्चर को ख़त्म होना चाहिए। बदकिस्मती से इमरान खान साहब वो नहीं कर पाए, लेकिन ये एहसास मौजूद है। और अगर आप जमहूरी निज़ाम को चलने देंगे तो शायद वक्त के साथ ये वीआईपी कल्चर भी कमज़ोर होगा और इसके नतीजे में जो अशराफिया की इजारादारी है बिलाल साहब, अशराफिया की इजारादारी भी कैसे ख़त्म होगी? मतलब वो क्या करें कि वो ख़ानदानों से ख़ानदानों को ही सियासत मिल रही है और आम आदमी तो आ नहीं सकता। देखिए, ये जो पैसे की कार फरमाई है सियासत में, ये भी कोई पाकिस्तान की स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जी। ये फिर मैं वही अर्ज करूँगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे भी ये बहसें चल रही हैं और वहाँ पे भी ये पैसों की, आप अमेरिका के अंदर कैंपेन फाइनेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पाबंदी लगाई थी, फिर उस पाबंदी को उनको वापस करना पड़ा और अब आप जितने मर्जी पैसे कॉर्पोरेशंस सदर के इंतखाबी मुहिम में चंदे के तौर पे दे सकते हैं। तो वहाँ पे भी ये मसाइल है। हमारे यहाँ भी ये मसला ये है कि हमारा जो एक पॉलिटिकल फाइनेंस का कंट्रोल और चेक एंड बैलेंस है वो बड़ा कमज़ोर है। यानी आपके पास एक कंट्रोल जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन की जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है इसको चेक करने की और इसको रोकने की, वो आपको इस बात से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि एक सियासी जमात पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने कैंपेन फाइनेंस के लॉ की खिलाफ वर्जी की है और 7 साल से वो केस चल रहा है, उसका फैसला नहीं हो पा रहा। थैंक यू सो मच अहमद बिलाल महबूब साहब, मुर्तज़ा सुलंगी साहब, माजिद सिद्दीकी साहब। गुफ्तगू आपने सुनी जी। आज हमने कोशिश की कि वो पहलू आज डिस्कस किए जाएं सारे सियासी मंजरनामे के जो इससे जुड़े हुए हैं और हमारे समाजी और हमारे सियासी मसाइल कहीं ना कहीं इन पहलुओं को नज़रअंदाज हम कर देते हैं जब हम उनको डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आज से प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।